हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल पीटी लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनसीईआरटी सीबीएसई टर्म ऑन सोशल साइंस and we have started practice session for the social science subject, especially for the uh, term one examination. So today I'm going to start a revision. और आज जो हम लोग रिवीजन करेंगे वो चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे स्टूडेंट, जो कि आपके टर्म वन में आने वाले। स्पेशली पहले उन चैप्टर्स को टच किया जाएगा जिसमें कि आपको एग्जामिनेशन में जिसका हेल्प मिल सके, क्योंकि नेक्स्ट वीक आफ्टर दिस वीक योर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी स्टार्ट. So in this video I am going to start chapter wise revision. So first chapter of history is the rise of nationalism in Europe. Okay, आपको पता भी है कि the rise of nationalism in Europe, this is the first chapter in history. So let's start our today's videos, and in this video I am going to discuss each one topic of this chapter. जैसा कि आपको पता है कि स्टूडेंट्स की एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि टर्म वन के सिलेबस में और आपके करिकुलम में दिया भी है। केस बेस्ड स्टडीज़ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके कुछ पिक्चर बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके रीज़न असर्शंस क्वेश्चंस रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि चैप्टर अगर आप लोग का अच्छे से रिवाइज रहेगा तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में पूछा जाए आप उसका आंसर ईजिली दे पाएंगे। तो इसीलिए आज हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री को, और आने वाले नेक्स्ट वीक तक आपको सारे जो भी आपके टर्म वन के सिलेबस रहेंगे उसमें चैप्टर वन को हम लोग एक शॉर्ट नोट्स के थ्रू जो है हम लोग रिवाइज करेंगे, जिसका हेल्प आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में मिलेगा। तो चलिए आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जिसमें हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे दिस चैप्टर. ओके, द फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. Let's continue students with the introduction of history. So students, in this chapter we will cover why we study history and what is the importance of history. हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं और हिस्ट्री हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री, जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि बहुत सारे बच्चों को हिस्ट्री बोरिंग लगता है, बट दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इफ़ यू टेक एनी इंटरेस्ट इन योर टॉपिक। अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा, because this is a very knowledgeable subject, and history help us to understand the world. ये हमारे जितने भी पास्ट हैं, आपको पता है कि हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, यानी कि हम जो भी पास्ट में हमारी जो भी चीज़ें हो चुकी हैं वो कैसे हुई हैं वो हम हिस्ट्री से हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं. हिस्ट्री हेल्प्स अस टू जज वाइजली. हमें किसी चीज़ को अगर जज करना है, किसी चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होता है कि वो कितना ट्रू हो सकता है, कितना वो फॉल्स हो सकता है, तो उसके लिए भी हमें इंफॉर्मेशन जो है हिस्ट्री से ईजिली मिलते हैं. बहुत सारे ऐसे क्लूज़ हैं, बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जिससे हम जो है कि आपके फाइनल रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं. दैट मीन हिस्ट्री हेल्प्स अस टू जज वाइजली. हिस्ट्री टेल्स अस हु वी आर, वट इज़ आवर पास्ट. हम क्या थे पहले और अभी क्या हैं, ये हम हिस्ट्री से समझते हैं. यानी कि जो भी हमारे पास्ट में हो चुका है, हमने जो भी अपने स्टार्टिंग से, जब से इस अर्थ का ओरिजिन हुआ है, ह्यूमन का ओरिजिन हुआ है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी है इन योर प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो. सो डज नॉट इट इंटरेस्टिंग, क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? अगर आपको भी सपोज दैट कि आप अपने लास्ट बर्थडे को याद करते हैं कि आपने अपने लास्ट के अपने चाइल्डहुड के बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट किया, तो आपको भी बहुत इंटरेस्ट आता है अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अपने पास्ट, अपने बचपन की बात करने में. तो कितना इंटरेस्टिंग लगता है कि हमें अपने पास्ट की बातें पता चलती हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कैसे रहते थे, हमारे पेरेंट्स कैसे रहते थे, पहले के टाइम में लोग कैसे रहते थे, उनका क्या लाइफ स्टाइल होता था. सो दैट इज़ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू स्टडी. इसीलिए हमें ये हिस्ट्री हमारे लिए स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक हम अपने पास्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने प्रेजेंट को और अपने फ्यूचर को बेहतर नहीं बना सकते. देयर इज़ ए प्रोवर्ब, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ. यहाँ पे एक प्रोवर्ब है और आपने हिंदी में भी इस प्रोवर्ब को पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि इतिहास खुद को दोहराता है.
तो इतिहास ये 100% ट्रू है कि इतिहास जो है वो खुद को रिपीट करता है. सो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री एंड आवर चैप्टर इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ. सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि नेशन किसको कहते हैं. व्हाट इज़ द नेशन एंड व्हाट इज़ द नेशनलिज्म, ये वर्ड है क्या. बिकॉज दिस इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई. लेकिन उसके पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये नेशनलिज्म होता क्या है. तो ये हम पहले जानेंगे व्हाट इज़ द नेशन एंड व्हाट इज़ नेशनलिज्म. तो नेशन के बारे में हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि नेशन क्या होता है. सो स्टूडेंट्स, अगर डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ लाइंस लिखी भी हुई हैं कि नेशनलिज्म इज़ अ फीलिंग ऑफ वनिश अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी, यानी कि अगर किसी भी नेशन के अंदर, सपोज दैट अ नेशन स्टेट was one which the majority its of citizen and not only its rulers came to be develop a sense of common identity, शेयर हिस्ट्री एट डिसेंट, यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर हम किसी कॉमन आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द नेशन. ओके, तो यहाँ पे आप पिक्चर के थ्रू भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक नेशन है, दिस इज द सिम्बल्स. यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि सब लोग एक जैसे एक कस्टम को, एक कल्चर को फॉलो कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड द नेशन. And here given some information about this. During 19th and 20th century, nationalism was a powerful force that could create a nation from any separate countries. Example, Italy and Germany. स्टूडेंट्स, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट के साथ इसको सुनेंगे और इंटरेस्ट के साथ इसको समझेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को समझ जाएंगे. क्योंकि अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे चैप्टर का तो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आप इजीली एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं. एंड ब्रेक वन नेशन अप इनटू मैनी कंट्रीज़, यानी कि पहले ये सेपरेटली कहाँ पे स्टार्ट हुआ, इटली एंड जर्मनी में. एंड ब्रेक वन नेशन अप टू मैनी कंट्रीज, एग्जाम्पल ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड तुर्की. ओके, तो आई होप आपको नेशन समझ में आ गया हो कि नेशन का मतलब क्या होता है. सो हियर गिवन अ पिक्चर ऑफ द पेंटिंग, एक पेंटिंग, एक पिक्चर दिया हुआ है और ये विजुलाइज किया गया है फ्रेडरिक सोरियो. फ्रेडरिक सोरियो कौन थे? फ्रेडरिक सोरियो के बारे में आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा कि फ्रेडरिक सोरियो and who was a French artist and who prepared a series of 4 prints. In 1848, Frederic Sorio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream, जिसने अपने ड्रीम को, अपने एक इमेज को, उसकी जो एक सोच थी, उसकी जो एक आइडियोलॉजी थी, उसको उसने एक प्रिंट के ज़रिए, उसने एक पिक्चर्स के ज़रिए प्रिंट जो है विजुलाइज किया, लोगों के सामने उसको दिखाया. मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जिसमें उसने किसको दिखाया, सोशल को एंड रिपब्लिक. एंड ही कॉल्ड देम फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग्स. तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया. देखिए यहाँ पे पिक्चर्स भी दिया हुआ है. दिस इज़ द 4 विजुलाइजिंग नेशन. यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, फ्लैग्स दिए हुए हैं, एक एम्ब्लेम है, ये जर्मनिया की फिगर है. तो ये सारे एम्ब्लेम जो हैं वो शो कर रहे हैं किस चीज़ को, फ्रेडरिक सोरियो के इमेजिनेशन को. आर्टिस्ट ऑफ द टाइम, फ्रेंच रिवोल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर. लिबर्टी, स्टूडेंट्स, लिबर्टी के बारे में भी अगर पता होगा तो लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम. ओके, फ्रीडम इज ऑल्सो नोन एज द लिबर्टी. एंड फीमेल फिगर, जैसे कि अभी आपको हम लास्ट क्लास में जब क्वेश्चन आंसर कुछ डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, तो प्रैक्टिस सेशन में, तो उसमें भी फ्रेडरिक सोरियो की पिक्चर विजुलाइजेशन यानी उनके पिक्चर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उन्होंने जो फिगर दिया था उसमें उन्होंने अपने आइडियोलॉजी को प्रेजेंट किया है.
उन्होंने अपने पेंटिंग के थ्रू जो है एक मैसेज देने की कोशिश की है, जिसमें कि उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर, जैसे कि हमने बताया था एक एग्जांपल में भारत माता, एक एज अ फीमेल फिगर हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, कि विजुलाइज करते हैं कि वी आर लिविंग इन वन नेशन एंड वी आर फॉलोइंग वन आइडियोलॉजी एंड वन कॉमन आइडेंटिटी. ओके, here given some points according to सोरियो यानी कि जो कि आपका क्या था, फ्रेंच आर्टिस्ट था. फ्रेडरिक सोरियो वॉज फ्रेंच आर्टिस्ट, ये याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि हु वॉज फ्रेडरिक सोरियो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेडरिक सोरियो वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट था. यूटोपियन विजन्स, द पीपल्स ऑफ वर्ल्ड एंड ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम्स. किसी भी कंट्री के अंदर अभी आप लोग, हम लोग भी एक कंट्री के अंदर रहते हैं, तो आप लोग पता है कि वी नो और नेशनल फ्लैग्स, नेशनल एनिमल्स, नेशनल फूड, नेशनल पार्क नेम, देयर आर द मैनी नेशनैलिटी सिम्बल्स इन आवर कंट्री, दोज हु प्रेजेंट आवर नेशनल फीलिंग्स, जो हमारे नेशनल फीलिंग्स को प्रेजेंट करते हैं. जैसे कि हमारा फ्लैग है, तिरंगा है, हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं कि ये हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कंट्री के यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है. तो ऐसे ही जो फ्रेडरिक सोरियो के अकॉर्डिंग क्या था कि पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम्स, यानी कि वो अपने नेशनल कस्टम्स के थ्रू, फ्लैग्स के थ्रू अपनी नेशनैलिटी को, अपने नेशन को प्रेजेंट करते हैं. दिस चैप्टर विल डील विद मैनी ऑफ द इशूज विजुलाइज्ड बाय सोरियो, यानी कि सोरियो ने जो प्रिंट विजुलाइज किया था उसमें बहुत सारे इशूज भी देखने को मिले, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. This is information about the during the 19th century nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political world of Europe. यानी कि जो ये नेशनलिज्म की फीलिंग्स आने के बाद की बात है कि कैसे यूरोप के अंदर एक पॉलिटिकल वर्ल्ड में जो है चेंज आया. द एंड ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ दीज चेंजेस वाज इमर्जेंस इन द नेशन स्टेट in place of the multinational dynastic empires of the Europe. A modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing in over a long period of time in यूरोप. यानी कि यूरोप जो एक मॉडर्न स्टेट का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ यूरोप के अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स यू हैव स्टडीड अबाउट द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789 and you have studied about this chapter in your previous classes, means 9th classes में आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें ये सबसे पहले तो यही बताने की कोशिश की गई है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्यों था, what was the reason behind this. So reason was the main what was the reason behind this कि वहाँ के लोग जो है फ्रीडम के लिए, लिबर्टी के लिए, इक्वलिटी के लिए फ़ाइट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी जो सिचुएशन थी वो बहुत ही वर्स्ट हो चुकी थी, जिसमें वो चेंज लाना चाह रहे थे, वहाँ के सिस्टम को चेंज करना चाहते थे. सो दे हैव स्टार्टेड द रिवोल्यूशन इन फ्रांस एंड दे गॉट द सक्सेस ऑल्सो, उनको उसमें सफलता भी मिली और उसमें उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल भी किया, उसमें वुमेंस ने भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि पता है आप लोग को कि विमेंस को वहाँ पे वो सारे राइट्स नहीं मिलते थे जो कि अदर्स को मिलते थे. और विमेन ने भी नियर अबाउट 200 ईयर्स तक जो है उन्होंने फ़ाइट किया था राइट टू वोट, यानी कि वोट देने के राइट को पाने के लिए, वोट देने के अधिकार को पाने के लिए उन्होंने एक लंबे समय तक जो है वहाँ पे स्ट्रगल किया था. तो अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो वहाँ से एक आइडियोलॉजी निकल के आती है नेशनलिज्म के फीलिंग्स की, जो कि अभी आपको पूरे यूरोप के अंदर इस चैप्टर में देखने को मिलेगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो आइडिया इमर्ज्ड हुआ था, यानी नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स इमर्ज्ड हुई थी, फ्रीडम की जो फीलिंग्स इमर्ज्ड हुई थी, वो कैसे पूरे यूरोप के अंदर स्प्रेड हुई और उसके लिए लोगों ने कैसे आवाज़ अपनी उठानी शुरू कर दी थी. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है. बट अ नेशन स्टेट was one in which the majority of its citizens and not only its rulers
came to develop a sense of common identity and shared history of descent. This chapter will look at the diverse processes through which nation states and nationalism came into being in 19th century यूरोप. क्योंकि 19th सेंचुरी के अंदर यूरोप में अगर नेशनलिज्म की बात की जाए 1789 में फ्रांस के अंदर स्टार्ट हो गया था. यस, फ्रांस के अंदर जो है नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो लोगों के अंदर आ गई थी, तभी तो वहाँ पे लोगों ने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था जो कि 1789 में हुआ था. बट जो अगर यूरोप की बात करें, this chapter will look at the diverse processes through which nation state and nationalism यानी नेशन स्टेट्स यानी कि नेशन स्टेट्स बनाने की जो बात स्टार्ट हुई थी एंड नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप. यानी 19 यूरोप के अंदर जब वो कब आई, 19th सेंचुरी के अंदर आई. यस, ओके. सो फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. अब हम ये जानेंगे कि नेशनलिज्म और नेशन की जो फीलिंग्स थी, जो ये आइडियोलॉजी थी, ये आई कहाँ से थी, इसकी इमेजिनेशन कैसे हुई थी, ये इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ था. तो फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, क्योंकि नेशन बनाने की बात, नेशनलिज्म की बात जो है वो कहाँ से निकल करके आई थी, वो फ्रेंच रिवोल्यूशन से ही आई थी. और स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में फ्रेंच रिवोल्यूशन को एक मोटिवेशन माना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भी रिवोल्यूशंस हुए हैं, जहाँ पे लोगों ने अपने राइट्स के लिए फ़ाइट किया है, वहाँ पे उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन जिसको माना जाता है वो आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन ही है. और यहीं से जो है लोगों को मोटिवेशन मिला था नेशनलिज्म के लिए और फ्रीडम के लिए. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. Here given this point also, students, you can understand easily, and the political and constitutional changes. Yes, this is the very important line. Political, you have to understand this point. Okay, political and constitutional changes वो कहाँ से आए थे? That came in a week of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of citizens. Okay, body of French citizens, क्योंकि monarchy system को follow किया जा रहा था and France was the monarchical country, and after the revolution they changed into the फ्रेंच सिटीज़न, यानी कि वहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल की डिमांड्स होने लगी. जब वहाँ पे लोग अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करने लगे, रिवोल्यूशन यहाँ पे जब क्लब्स बनने लगे, कम्युनिटी बनने लगी, कमिटीज़ बनने लगी, और वो ग्रुप बना करके जो है अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ाने लगे, और वो स्प्रेड करने लगे इस आइडियोलॉजी को कि वी वांट फ्रीडम, वी वांट लिबर्टी एंड वी वांट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन आवर कंट्री. तो इसके लिए जब वो आवाज़ उठाने लगे तो मोनार्की को जो है लास्ट में एबॉलिश भी करना पड़ा. लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना है कि फ्रांस की जो रिवोल्यूशन थी वो कैसे इस आइडियोलॉजी को यूरोप के अंदर स्प्रेड की, यानी कि नेशन और नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो कैसे लोगों तक पहुँची. सो हियर गिवन अ पिक्चर स्टूडेंट्स, आइडिया ऑफ ला पैट्री. ला पैट्री को आपको समझना है, आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा, और यू हैव टू नो वट एवर टर्मिनोलॉजी गिवन इन योर चैप्टर, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईजिली, बिकॉज दिस टर्मिनोलॉजी विल बी अ क्वेश्चन, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे. ये आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा. तो किसी भी टर्म को, किसी भी ऐसे वर्ड को मिस मत करिएगा कि एज ए स्टोरी आपने बस सुन लिया और हो गया. ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक एक आपके पॉइंट्स जो हैं, जो भी अभी पॉइंट हम लोग जो भी लाइंस डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन. सो यू हैव टू गिव द फोकस ऑन दिस स्टेटमेंट्स. ला पैट्री जो था वो फादरलैंड, जैसे हम लोग मातृभूमि बोलते हैं, देशभक्ति बोलते हैं, भारत माता है, तो ये मतलब एक फीलिंग्स हमारी से अटैच है. तो फादरलैंड जो है वो ला पैट्री, दिस इज़ द वर्ड ऑफ द यूरोप. ओके, एंड ली सीओटेन. यस, ला पैट्री एंड ली सीओटेन. सीओटेन जो बोला जाता है वो सिटीजन को बोला जाता था, एंड पैट्री मीन्स फादरलैंड. एम्फेसाइज द नोशन. नोशन मीन्स स्टूडेंट्स आइडियोलॉजी होता है.
नोशन, सो आप नोशन और नेशन में कंफ्यूज ना होइएगा। सो दिस नोशन इज नोन एज द आइडियोलॉजी। एक आइडियोलॉजी होता है, नेशन का मतलब तो आपको पता ही, किसी राष्ट्र को नेशन कहते हैं। यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि वो ऐसे कंट्री को चाहते, एक ऐसे नेशन को चाहते थे कि जहाँ पे एक फादरलैंड हो, यानी कि हर कोई क्या हो वहाँ पे इक्वल हो, और उस इक्वल स्टेट के अंदर, सॉरी, उस इक्वल नेशन के अंदर सभी लोग क्या हैं, यहाँ के सारे सिटीजन जो हैं वो क्या हो, वो एक अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल हो, यानी कि सभी को इक्वली राइट्स प्रोवाइड किया जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं। द स्टेट जनरल, स्टूडेंट्स आप लोगों को बार बार हम बोल रहे हैं कि टर्मिनोलॉजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल स्टेट, आप इसको याद रखिएगा कि फ्रांस में जो है पार्लियामेंट को जनरल ई स्टेट्स बोला गया था, इलेक्टेड बाय बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड द रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। ओके, तो ये आपका पार्लियामेंट था फ्रांस का, जहाँ पे लोग मीटिंग्स करते थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़, ओके, वहाँ पे अब उस मीटिंग्स में क्या क्या डिसीजंस लिए गए, क्या क्या किस किस पॉइंट पे उन लोगों ने डिस्कस किया था। इंटरनल कस्टम्स ड्यूज अबॉलिश्ड, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट मेजर्स वाज अडॉप्टेड, यानी कि अब नए कॉन्स्टिट्यूशन में जो है नई नई चीज़ों को चेंज किया गया, जिसमें इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ यानी जो टैक्स वगैरह लगाए जाते थे उसको हटाया गया, एंड वेट मेजर्समेंट को जो है उसमें न्यू किया गया, उसको रिफॉर्म किया गया। एंड the revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of French nation to liberate the peoples of Europe from despotism। okay, वो ये कह रहे थे कि जो भी हमारा मिशन है वो डेस्टिनी है, हम तभी उसको फाइनलाइज कर पाएंगे, तभी उसमें हम फाइनल पॉइंट्स पे पहुंच पाएंगे जब हम फ्रांस के अंदर सबको क्या करेंगे, इक्वल राइट्स देंगे, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे जिसमें हम सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी, हम थोड़ा सा फ्रांस के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते, बिकॉज दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन द फ्रेंच रिवोल्यूशन, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द नेशन एंड नेशनलिज्म। सो फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेशन, व्हाट इज नेशनलिज्म, and how they have started this revolution, and how they reached on the final conclusion, यानी कि वो फाइनल रिजल्ट्स पे कैसे पहुँचे थे। तो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो मेनली 3 स्टेट्स में बटी हुई थी, जिसमें आपकी एक फर्स्ट थी कैटेगरी, एंड सेकंड थी और थर्ड थी। तो फर्स्ट जो आपके थे क्लर्जीज, नोबेलिटी फर्स्ट और सेकंड में आते थे। थर्ड आपके पीजेंट्स, वर्कर्स, आर्टिसंस जो थे वो आपके थर्ड कैटेगरी में आते थे। और थर्ड जो कैटेगरी थी यानी थर्ड स्टेट के जो लोग थे, सिर्फ वही जो है टैक्स पे करते थे। बाद में जैकोबिन क्लब बना, जो कि इनको एक वे मिला कि जहाँ से ये अपने बातों को उठा सकते थे और अपने पॉइंट्स को रेस कर सकते थे कि हमें व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द फ्रेंच सिटीजन्स। सो जैकोबिन क्लब में कौन कौन लोग शामिल हुए? स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगिन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब, यानी जैकोबिन क्लब में जैसे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स थे, प्रोफेसर थे, जो वहाँ के टीचर्स थे, वो लोग उसमें जो है शामिल होने लगे। बिकॉज दोज हु आर द एजुकेटेड पर्सन, उस टाइम में जो लोग भी एजुकेटेड पर्सन थे वो उसमें इंक्लूड होने लगे, अपने आइडियोलॉजी को लोग शेयर करने लगे। और लोग मीटिंग यहाँ पे देख रहे होंगे आप, क्या कि बैठ करके सब लोग मीटिंग कर रहे हैं कि क्या हम लोग को करना है और कैसे करना है। तो इसको आप समझ सकते हैं पिक्चर्स के थ्रू भी। सो देयर एक्टिविटी एंड कैंपेन प्रिपेयर द वे ऑफ फ्रेंच आर्मीज, यानी कि वो प्रिपेयर कर रहे थे कि वे फॉर फ्रेंच आर्मीज विच मूव इनटू द हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। okay, so next topic is the French armies began to carry idea of nationalism abroad, यानी कि अब फ्रांस की जो आर्मी थी, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आर्मी है और ये कैसे अब इस आइडिया को
अब्रॉड, यानी कि अदर कंट्रीज़ में भी कैसे इसको स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने, और ये कैसे अदर कंट्रीज़ में भी, ये ऊपर हम लोग देखे हैं कि कैसे इन्होंने आइडिया को कहाँ कहाँ शेयर किया था। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, मच ऑफ द इटली, यानी इटली में सबसे ज़्यादा इन्होंने इस आइडिया को स्प्रेड किया था। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इंडिया में भी जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स लोगों के अंदर आई, बिकॉज वी आर ऑल्सो colonial country. India was also colonial country, and when Britishers came here, they have started the rule here. So they first they came here for the trade. We all have studied in our previous classes, but they have started the rule here. उन्होंने लंबे टाइम तक यहाँ रूल किया, लेकिन नेशनलिज्म की फीलिंग्स राजा राम मोहन राय एंड देयर आर मैनी लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी ऑल्सो, दे आर दे आर फुली इंस्पायर्ड विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन। उन्होंने फ्रेंच रिवोल्यूशन से इंस्पायर्ड वो लोग हुए थे, और यहाँ एक मोटिवेशन उनको मिला था। और फिर जाकर के व्हेन गांधी जी रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, एंड दे हैव स्टार्टेड द मैनी मूवमेंट्स हियर, एंड वी हैव स्टार्टेड द फाइटिंग फॉर आवर राइट। तो आपको पता है कि हमारे कंट्री में भी इंडिया को ब्रिटिशर से आज़ाद कराने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। सो दिस इज द अनदर पॉइंट, बट वी शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। सो फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, यानी कि अदर कंट्रीज़ में भी अब इस आइडिया को, किसके आइडिया को, नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने लगे कि हमें भी जो है क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, हमें भी इक्वलिटी चाहिए, हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए। सो वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू और रिटर्न टू मोनार्की। मोनार्की का स्टूडेंट्स जहाँ पे किंग का रूल होता है, दैट इज़ नोन एज द मोनार्की। नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी principle in order to make the whole system more rational and efficient। यानी कि मोनार्की, क्योंकि आपके फ्रेंच रिवोल्यूशन होने के बाद से बहुत सारे उसमें जो है कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट भी आए। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट का क्या उसमें इम्पोर्टेंट रोल था। तो नेपोलियन बोनापार्ट भी लास्ट में, क्योंकि लुइस 16 के एग्जाइल्स उनको एक्सक्यूटेड करने के बाद से आपके नेपोलियन जो है वहाँ का किंग बना था। उसने स्टार्टिंग में तो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म लेकर के आए जो कि बहुत ही यूज़फुल था वहाँ के सिटीजन्स के लिए, बट बाद में चल कर के वो ज़्यादा नहीं उनके लिए सही रहा, और वो उनके लिए उतना ज़्यादा जो है बेनिफिशियल नहीं हुआ, जिसके लिए उन्होंने जो है अगेंस्ट में उनके जो है वॉइस रेज करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने इस आइडिया को जो है चेंज करने के लिए कहा। उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल भी उसके लिए किए, लेकिन उनको फाइनली कोई इसका रिजल्ट नहीं मिला। नेपोलियन ने एक कोड भी स्टार्ट किया था जिसको कि 1804 सिविल कोड भी इसको बोला जाता है। और ये सिविल कोड क्या था, हमको यहाँ पे पहले समझना चाहिए कि व्हाट वाज द सिविल कोड, जिसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है। तो प्रिविलेज्ड, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। तो पहला क्या था इसमें, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ वर रिमूव्ड, यानी कि जो बर्थ के बेस पे जो प्रिविलेजेस दिए जाते थे, मीन्स अगर किंग है और किंग का जो सन है उसको भी जो है वो सारी चीज़ें मिलती थी जो एक किंग को मिलती थी। लेकिन नेपोलियन के इस कोड में ये इस चीज़ को रिमूव करने की बात कही गई कि जो भी प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, जो भी अधिकार दिए जाते हैं, वो किस पे बेस्ड रहेगा, वो आपके एबिलिटी पे बेस्ड होगा, वो ना कि आपके बर्थ पे बेस्ड रहेगा। सो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वर रिमूव्ड, वहाँ वो रिमूव्ड होंगे। एंड देन फ्यूडल सिस्टम was abolished and peasants were freed from serfdom and the manorial dues, यानी कि जो भी ड्यूज लगे हुए थे, जो भी उनके ऊपर कर्ज लगे हुए थे, उसको उनसे रिमूव किया जाएगा। एंड इन टाउन्स गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, यानी कुछ चीज़ों पे जो रोक लगी हुई थी सिटीजन्स के ऊपर, उसको हटाया जाएगा। एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, यानी कि जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। एंड हियर वी कैन सी ऑल्सो द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजली नोन एज द नेपोलियनिक कोड।
and did away with all privileges based on birth, established equality before the law, secured the right to property, and Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and manorial dues, and transport and communication system were इम्प्रूवड, यानी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव किए जाएंगे. तो स्टूडेंट्स ये था आपका नेपोलियनिक कोड जो कि इम्पोर्टेंट था. एंड बिजनेस मैन एंड स्मॉल स्केल, कुछ यहाँ पे भी पॉइंट दिए हुए. बिजनेस मैन and small scale producers of goods began realize that uniform laws industrialized weight and measures, यानी मेजर और जो मेजरमेंट्स थे उसको चेंज किए जाएंगे. अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट and exchange of goods capital from one region to another. Okay, so here given some points. In much places such as Holland, Switzerland, Brussels, Mainz, Milan, Warsaw, French armies were welcome as harbingers leading of liberty, यानी कि लिबर्टी के लिए ये एक लीडिंग कंट्रीज थे जो उस टाइम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए थे. सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक. It becomes clear that the new administrative arrangement did not go hand in with the political freedom. Okay, and increased taxation, टैक्स को इंक्रीज किया गया. censorship forced conscriptions into the French armies required to conquer the rest of Europe, यानी कि उनकी आर्मीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया गया, इंस्पायर्ड किया गया कि जितने भी रेस्ट ऑफ यूरोप यानी यूरोप के अदर पार्ट्स को भी वो कंकर करें, उनको हासिल करें, उनको जीतें. एंड ऑल सीम्स टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस. And then we are going to start important topic of this chapter, the making of nationalism in Europe. यानी कि इस चैप्टर के इस पार्ट को समझने के लिए अभी तक पिछले जो भी स्टेटमेंट को हम लोगों ने पढ़ा है और समझा है, सो दैट वाज द मेन बेस ऑफ दिस टॉपिक, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यानी कि यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म को बनाया गया, जो इस्टेब्लिश किया गया, उसको कैसे किया गया. तो उसके लिए हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, और इसीलिए ये चैप्टर आपको 9th में ही दे दिया गया है, क्योंकि आप लोगों ने इसको पढ़ा और ये दिस इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. जर्मनी एंड इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम, यानी कि किंगडम यानी छोटे छोटे राज्यों में इनको डिवाइड किया गया. डचीज, कैंटोन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस territories, and they did not see themselves as sharing as collective identity or a common culture. यानी स्टूडेंट्स अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप अपने इंडिया में ही देख लीजिए कि बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर फ्रीडम, देयर वाज अ प्रिंसली स्टेट्स. यहाँ भी प्रिंसली स्टेट्स होते थे, यानी कि आज अगर हमारी कंट्री यूनिफाइड नहीं हुई होती, सपोज दैट वी हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला, हमें फ्रीडम नहीं मिला होता, तो मे बी कि आपके जो भी स्टेट्स दिख रहे होंगे, आज दिख रहे हैं सॉरी, वो आपको एक कंट्री के रूप में जो है नज़र आते. तो ऐसा भी हो सकता था. सो दे डिड नॉट सी शेयरिंग एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर. द हैप्सबर्ग एम्पायर रूल्ड ओवर द ऑस्ट्रिया हंगरी, यानी हैप्सबर्ग एम्पायर जो था, वहाँ का जो किंग था, वो ऑस्ट्रिया और हंगरी पे रूल कर रहा था. सो दिस इज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. स्टूडेंट्स, यू हैव स्टडीड इन योर चैप्टर ऑल्सो. सो एंड इन प्रैक्टिस सेशन क्वेश्चन वी हैव स्टडीड अबाउट दिस पिक्चर ऑल्सो. सो दिस इज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल. तो आपको ये याद रखना चाहिए कि सेंट पॉल का जो चर्च था वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था. So this is very important. And now in Hungary, half of the population spoke Magyar, while other half of the spoke variety of dialects. यानी कि लैंग्वेज में भी, क्योंकि अगर हम नेशन की बात करें तो किसी भी नेशन के अंदर वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के कल्चर्स, कॉमन आइडेंटिटी हमारी होनी चाहिए. हमारे जो कस्टम्स, हमारे जो कल्चर्स हैं, कि हम जैसे आज नेशनल जो भी फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, कोई नेशनल डे है, तो वो सबके लिए कॉमन होता है, वो किसी के लिए पर्सनली किसी के लिए नहीं होता है. सो दैट इज़ द कॉमन.
तो कॉमन आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, वो नेशन को क्रिएट करती है। तो हंगरी में क्या था कि वहाँ की हाफ पॉपुलेशन जो थी वो magyar लैंग्वेज यूज़ करती थी, एंड द हाफ जो थे वो वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स यानी कि डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ डायलेक्ट को यूज़ करते थे। डायलेक्ट यानी कि जो बोली होती है, अलग अलग वो बोली को यूज़ करते थे। बिसाइड दिस थ्री डोमिनेंट ग्रुप, they also lived with the boundaries of the empire, and the only in the binding this diverse group together was a common allegiance to the emperor. Okay, so next point is European society. Students, if you have remembered, you have studied about the French Revolution, and there was also three societies. There was also divided France society in three states, first, second, and third. Now we are going to understand what was the European society in that time. So upper classes, the upper classes, यहाँ पिक्चर से ही आप देख रहे होंगे, इनके मीन्स लिविंग स्टाइल से आप देख सकते हैं कि ये अपर क्लासेस को प्रेजेंट कर रही हैं। ये पिक्चर से आप समझ सकते हैं इजीली। सो द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वर द डोमिनेंट ग्रुप एंड द लेस पॉपुलेशन वाइज, यहाँ की यानी कि वहाँ की जो पॉपुलेशन जो थी वो कम पॉपुलेशन जो थी वो वाइज थी, एंड दे हैड कॉमन इंटरेस्ट लाइफ स्टाइल, हैड ऑल राइट लाइक वोटिंग राइट, यानी सबके पास वोटिंग राइट था। जाहिर सी बात है अपर क्लासेस हैं तो ये ज़्यादा एडवांटेजेस ले रहे होंगे। सो ओन लार्ज कंट्रीज स्टेट्स एंड द टाउन हाउसेस, यानी कि जो भी टाउन के जो बिल्डिंग्स थे, हाउसेस थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय यही लोग करते थे। एंड कनेक्टेड बाई मैरिज टाइज, यानी कि इनके रिलेशंस बनते ही थे वो मैरिज टाइज से, यानी कि मैरिज रिलेशन एक दूसरे से बना करके और अपने अदर कंट्रीज, अपने अदर स्टेट्स को जो है एक दूसरे के ये अटैच में रहते थे, ये टच में रहते थे। मोस्ट ऑफ देम स्पोक फ्रेंच, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग की जो कॉमन लैंग्वेज थी वो क्या थी, फ्रेंच थी, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज ये दे आर यूजिंग फ्रेंच लैंग्वेज। ओके, सो दे आर द एरिस्टोक्रेट, यानी कि ये पिक्चर्स ही आप देख सकते हैं। दे आर नोन एज द रिच सोसाइटी। लोअर क्लासेस क्या था, कैसे थे ये लोग? सो पिक्चर से आप देख लीजिए, ये आपको पता चल जाएगा कि उनका जो ड्रेसअप था और उनकी जो लिविंग स्टाइल देख करके ये हम इजीली समझ सकते हैं कि वो अपर क्लासेस थे एंड दे आर लोअर क्लासेस। लोअर क्लासेस दे वर हाई इन द पॉपुलेशन, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। लो क्लास पीपल नॉट डोमिनेटिंग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर पीजेंट्स, यानी कि सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी थी पीपल्स की वो कौन से लोग थे, वो पीजेंट्स थे, यानी वर्कर्स जो आर्टिसंस जो होते थे। एंड मोस्ट वर लैंडलेस, यानी कि मोस्टली जो थे वहाँ पे उनके पास, अब पीजेंट्स थे तो जाहिर सी बात है सबके पास तो लैंड्स और प्रॉपर्टीज़ होंगे नहीं। वर्क एज द सर्फ, यानी कि वो एक सर्फ यानी कि उनके अंडर में एज ए सर्वेंट काम करते थे, उनके दास बन करके रहते थे। देवर फार्मर्स एंड टीनेंट्स, यानी कि छोटे छोटे जो कारीगर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो उनके अंडर में काम करते थे। दे हैड नो राइट, उनके पास कोई राइट्स नहीं था। सो वी कैन से द यूरोपियन सोसाइटी वॉज अनइक्वली डिवाइडेड। जाहिर सी बात है कि जब लिविंग स्टाइल अलग है, उनके मेजॉरिटी माइनॉरिटी भी है, उनके लैंग्वेजेस में डिफरेंसेस है, उनके लिविंग स्टाइल्स में डिफरेंसेस है, उनके राइट्स में डिफरेंसेस है। सो वी कैन इजीली से देयर आर द अनइक्वली डिवाइडेड, वहाँ पे अनइक्वली सब कुछ डिवाइडेड हुआ था। और ये पीजेंट्स आप इनको देख सकते हैं कि इनकी क्या कंडीशन है, एंड दोज हु आर द रिच व्हाट वाज द कंडीशन, so we can understand. So this was the main reason behind the nationalism and the nation, so we will understand. Okay, the aristocracy and the new middle class। अब इसके बाद से इमर्जेशन होता है, जैसे आप किसी भी कंट्री के अंदर अगर देखे होंगे सोसाइटी के ही एग्जांपल्स को आप देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, आर्टिसंस होते हैं, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है गवर्नमेंट के बारे में या फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रहता है। उनके लिए बस उनको उनके सर्वाइवल का सोर्स मिलना चाहिए, उनको एक इनकम का सोर्स मिलना चाहिए, उनके लिए बस वही इनफ होता है। तो ऐसे में एक ग्रुप होता है जो कि एजुकेटेड ग्रुप होता है सोसाइटी का। तो ऐसे ही एक एजुकेटेड ग्रुप मिडिल क्लास का इमर्जेशन हुआ।
The members of the class were by a common way of life. The powerful aristocracy was न्यूमरिकली अ स्मॉल ग्रुप, यानी कि एक स्मॉल ग्रुप था. यहाँ पे आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं. यहाँ मिल करके लोग दे आर द डिस्कसिंग अबाउट their topics. And the growth of towns and emergence, the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on the production of the market, यानी कि उनका existence ही किस पे बेस करेगा, production of the market. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इसके बाद से अब जब प्रोडक्शन की अगर डिमांड बढ़ने लगी तो जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा. तो ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज स्टार्टेड. इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. क्योंकि अगर आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी इंडिया के अंदर, and they have started the trade here in India. और उन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल जो है इंग्लैंड भेजने लगे और वहाँ से वो गुड्स यानी कि जो टेक्सटाइल्स थी वो गारमेंट्स यानी कि बना करके वो रेडीमेड्स कपड़े यहाँ पे भेजते थे. और वो उसकी जो प्राइस होती थी वो बहुत ज़्यादा हाई होती थी, जिसकी वो उनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल उनको बेनिफिट होता था. इन दिस वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू द बीइंग, a working class population and middle classes up to industrialist, businessman and professionals. यानी कौन कौन थे सोशल ग्रुप यानी कि जो मिडिल क्लास थे उसमें कौन कौन से लोग थे. वर्किंग क्लास के भी लोग थे, पॉपुलेशन थी, मिडिल क्लासेस के लोग थे यानी कि जो थोड़े से पढ़े लिखे और जो थोड़े से किसी पोस्ट पे थे वो लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट किए थे. इट वॉज द एमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेंड पॉपुलैरिटी. क्योंकि अगर ख़त्म करना है इसको एरिस्टोक्रेसी यानी मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करना है तो सबको मिलकर के जो है यूनिटी के साथ जो है आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के ये पॉसिबल हो पाएगा. सो व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. तो लिबरल नेशनलिज्म किसके लिए स्टैंड किया. इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वॉज क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. स्टूडेंट्स लिबरलिज्म आप लोगों ने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लासेस में भी. रशियन रिवॉल्यूशन जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि लिबरल का मतलब क्या होता है. व्हाट इज द लिबरल का भी मतलब फ्रीडम ही होता है. लिबर्टी से ही ये वर्ड बना हुआ है. सो द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लीबर, यानी कि ये किससे बना हुआ है, लैटिन रूट लीबर, जिसका मतलब होता है फ्री यानी कि फ्रीडम. दिस इज ऑल्सो द फ्रीडम. ओके, यानी लिबरलिज्म, लिबरल का मतलब फ्रीडम. एंड लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ. यानी कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें कानून के नज़र में यानी लॉ के अंडर में हर कोई क्या हो, इक्वल हो, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल. ओके, एंड इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट. यानी कि इसके लिए गवर्नमेंट एम्फेसाइज्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि उसको एक परमिशन मिलना चाहिए कि हाँ गवर्नमेंट इसको एम्फेसाइज करेगी. एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, जो भी उसमें पॉलिटिकल बॉडी होंगी उसको किसके थ्रू उसको इलेक्ट किया जाएगा, पार्लियामेंट के थ्रू. यानी कि किसी भी तरीके से इसमें मोनार्की और ऑटोक्रेटिक को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा. द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड वॉज जनरेटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन. यानी कि पहले तो जिनके पास प्रॉपर्टी थी उन्हीं को राइट टू वोट दिया गया. एंड मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट. यानी कि जितनी भी वुमेन्स थीं और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी देवर एक्सक्लूडेड, यानी कि उनको राइट टू वोट से बाहर कर दिया गया. यहाँ पे आप सिचुएशन देख सकते हैं लोगों की क्या है, क्योंकि वुमेन्स के पास भी राइट नहीं थी एंड जिनके पास नॉन प्रॉपर्टी जो मेन थे नॉन प्रॉपर्टी उनके पास राइट टू वोट
नहीं था। सो विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टेड मेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइज्ड ओपोजिशन मूवमेंट। जाहिर सी बात है, जब इनको राइट्स नहीं मिलेगा तो इन्होंने अपोजिशन स्टार्ट कर दिया, मूवमेंट से स्टार्ट कर डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट। इन्होंने इक्वल पॉलिटिकल डिमांड राइट की डिमांड करने लगे कि हमें भी जो है राइट इक्वली मिलना चाहिए, बिकॉज वी आर द ऑल्सो सिटीजन्स। So, Zolverian. So, this is the very important students. This term is may be a question. ये आपके question भी बन सकते हैं. So, you should know what is this word. What is the meaning of this word? So, Zolverian. What is this? So, सबसे पहले तो आपको जानना है कि ये है क्या चीज़. What is this? So, आपको अगर याद होगा, अपने चैप्टर में पढ़ा होगा 1834. Okay, 1834 अ कस्टम यूनियन, दिस इज द कस्टम यूनियन, जिसी इसी को जोवलेरियन एक नेम दिया गया, वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया एंड ज्वाइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। यानी कि जर्मन के जो मोस्टली स्टेट थे उन्होंने इसको ज्वाइन किया था। सो दिस इज द here given also. Jovelerian was a coalition of the German state and demand for a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital by the middle class. So इसी को जो है आपको ये जो है ये बोला गया। एंड इसके बाद हम यहाँ पे एक मैप के थ्रू जो है इसको समझेंगे। In 1834, a custom union called Zollverein was formed by Prussia and joined by other German स्टेट। यानी कि इस कस्टम को, जो जोलवेरियन एक कस्टम्स था, इसको 1834 में बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स ने ज्वाइन किया, जिसको फॉर्म किया था पर्शिया ने, बट इसको जर्मन के मैक्सिमम स्टेट्स ने ज्वाइन किया था। इसमें क्या किया गया, टैरिफ बैरियर्स वर एबॉलिस्ड, यानी कि जो टैरिफ यानी जो टैक्स लगाए जाते थे बैरियर्स के लिए, वो एबॉलिश किए गए। करेंसीज रिड्यूस फ्रॉम 30 टू ओनली 2, यानी कि करेंसीज की जो वैल्यूज़ है वो उसमें चेंजेस किए गए। एंड द क्रिएशन ऑफ रेलवे नेटवर्क, ओके, क्रिएशन ऑफ रेलवे नेटवर्क टू इम्प्रूव एंड यूनाइट द जोलवेरियन, यानी कि कस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है रेलवे को इम्प्रूव किया गया, कि रेलवे अगर सही रहेगा तो ईजिली वी कैन start the transportation. So you can see the this map also. Denmark, Sweden, Netherlands, Belgium, Russia, Kingdom of Russia and Bavaria. So there are the many states. फ्रेंच एम्पायर, बार्डन, ऑस्ट्रियन एम्पायर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से परसेंट टैरिफ जो पे करते थे। तो जितने भी आपके येलो वाले जो पार्ट दिख रहे हैं, ये टैरिफ जो है वो पे करते थे। एंड जोलवेरियन जो है कहाँ कहाँ पे स्टार्ट किया गया, तो जिसमें से आपके कुछ ये ग्रीन वाले जो स्टेट्स हैं, जो इसमें बावेरिया है और इक्वलाइजेशन हो गए आपके। After that, a new conservation after the 1815, a modern army, efficient bureaucracy, dynamic economy, and abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. And they believed that the monarchy, church, aristocracy, social hierarchies, property, and family should be प्रिजर्व। उनको ये लगता था कि आने वाले टाइम में भी सबके राइट्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो जिनके राइट्स पहले से जिनको ज़्यादा मिलते थे उनके एबॉलिश हो जाएंगे। सो दे बिलीव दैट द मोनार्की, चर्च, अरिस्टोक्रेसी, सोशल हियरार्कीज, प्रॉपर्टी, फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड एंड दे वांटेड टू प्रिजर्व नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। यानी कि नेपोलियंस ने जो भी नेपोलियन कोड आपको बताया जा चुका है, नेपोलियन कोड क्या था, तो नेपोलियन कोड यानी सिविल कोड को ये प्रिजर्व रखना चाहते थे, उसको ये अबॉलिश नहीं करना चाहते थे, उसमें किसी तरीके का ये चेंज नहीं लाना चाहते थे। सो नाउ आफ्टर दैट ट्रीटी ऑफ वियना क्या था स्टूडेंट्स? सो दिस इज़ द ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड इन 1815 इंग्लैंड, रशिया,
ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया साइन द ट्रिटी ऑफ वियना, यानी कि इंग्लैंड 1815 में इंग्लैंड, रशिया, ऑस्ट्रिया और पर्शिया ने एक ट्रिटी साइन किया, जिसको कि समझौता भी बोलते हैं हिंदी में, ट्रिटी ऑफ संधि भी बोलते हैं, ट्रिटी ऑफ वियना, अनडूइंग द चेंजेस मेड बाय नेपोलियन. सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो, यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं लोग. एंड द स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्यूचर एक्सपेंशन. वो ये चाहते थे कि जो भी स्टेट्स, न्यू स्टेट्स जो सेटअप किए जा रहे हैं, वो बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्यूचर एक्सपेंस, यानी कि फ्यूचर में हम इजिली जो है एक्सपेंशन कर पाएँ, तो इसलिए वो ऐसा चाहते थे. एंड ट्राई टू रिस्टोर मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, यानी कि जो नेपोलियन के टाइम में जो भी मोनार्की एबॉलिश हो चुकी थी, उसको ये फिर से रीस्टोर करना चाहते थे, फिर से ये दोबारा उसको स्टार्ट करना चाह रहे थे. स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, बॉर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड टू द पावर इन फ्रांस एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज. यानी कि बॉर्बन डायनेस्टी क्या थी, वो प्रीवियस चैप्टर में यानी 9th में आप लोगों ने फ्रेंच रिवोल्यूशन में पढ़ा होगा. सो दैट वाज द मोनार्की फैमिली. फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज, यानी फ्रांस ने अपने टेरिटरीज को लॉस्ट कर दिया. इट हैड एनेक्सेड अंडर द नेपोलियन, यानी नेपोलियन के टाइम में उन्होंने जो भी टेरिटरीज को, स्टेट्स को एनेक्स किया था, वो सारे क्या हो गए, वो उनके हाथ से निकल जा चुके थे. एंड द पर्शिया वॉज गिवन न्यू टेरिटरीज, पर्सिया वॉज गिवन न्यू टेरिटरीज एंड ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नदर्न इटली. यानी कि आप यहाँ पिक्चर में देख भी सकते हैं, सॉरी यहाँ पे मैप में देख सकते हैं. सो पर्शिया, दिस इज़ द पर्शिया के, एंड ऑस्ट्रियन एम्पायर, ये आपके ऑस्ट्रियन एम्पायर में ये इंक्लूड होगा. एंड दिस इज़ द फ्रांस, आप यहाँ पे फ्रांस देख सकते हैं. एंड पेनमोट सार्डिनिया एंड द रशिया, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द रशिया. एंड द जर्मन स्टेट्स के, ये आपके जर्मन स्टेट्स हो गए. तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज, यानी कि आपके बाउंड्रीज में इसको डिवाइड कर दिया गया. एंड द चेंजेस बॉट बाय कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म स्टूडेंट्स क्या होता है, दोज हु आर द बिलीव इन द ओल्ड रिजाइम, मीन्स ओल्ड सिस्टम, old rule and rule regulation. They didn't want to bring the any change in society, so they called conservatism. इनको कंजर्वेटिव माइंड्स का बोला जाता था, बिकॉज ये कोई चेंज नहीं करना चाहते थे. ये पुराने जो भी रूल्स रेगुलेशन चलते आ रहे थे, ये उसी पे जो है ये बेस जो है आगे भी काम करना चाहते थे. सो रिटर्न ऑफ ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स, they did not tolerate criticism, and censorship laws brought into limit to the spread of liberal ideas. सो ये कंजर्वेटिव हम लोगों ने समझ लिया. अब इसके बाद देखते हैं द रिवोल्यूशनरीज, दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्यूशन दे कॉल्ड revolutionaries. During 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground, and the revolutionary opposed monarchical forms, and their aim was to fight for the liberty and freedom. यानी कि उनका जो एम क्या था, रिवोल्यूशनरी, किसी भी कंट्री में अगर आपकी आर्मी आपकी अगर अपने एनिमी कंट्री से, आपकी किसी भी अगेंस्ट के कंट्री से जो अगर उससे वॉर करती है, तो उसका मोटिव यही रहता है कि अपने कंट्री को, उसको सेव करना रहता है, अपने कंट्री के सिटीजन्स को सेव करना रहता है. उसका एम यही होता है कि अपने कंट्री को वो फ्रीडम और लिबर्टी में रखना चाहता है, उसको वो प्रोवाइड कराना चाहता है. सो दे हैव स्टार्टेड द फॉर्ट. दे वांटेड टू इस्टेब्लिश नेशन स्टेट. वो ये भी चाहते थे कि उनके पूरे कंट्री में क्या हो, नेशन स्टेट्स इस्टेब्लिश हो. एंड द गैशिपी मेजनी बॉर्न इन द जेनेवा. गैशिपी मेजनी के बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी बने हुए हैं आपके इस चैप्टर्स में. और आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. तो गैशिपी मेजनी, एंड वी हैव सम क्वेश्चंस टेकन इन आवर previous practice session, so you can check there. And Giuseppe Mazzini born in Genoa in 1807, and he became a member of the secret society of the Carbonari. तो वो एक क्या था, Giuseppe Mazzini, he has played the very important role in nationalism in Europe.
कहाँ पे इनका बॉर्न हुआ था? जेनेवा में 1807 में। एंड ही बिकम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी। ओके, सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे ये। एंड आप यहाँ पे देखिए, इनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं, इनके बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन हमें देखेंगे। गैसिपी मेजिनी के he was sent into the exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria, and Mazzini believed that God had intended nation to be the natural units of the mankind. ये मैनकाइंड में बिलीव करते थे, यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड में इनको बिलीव था। और इनको ये था कि अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन के कुछ जो भी नेचुरल राइट्स हैं एटलीस्ट वो उसके पास होने चाहिए, उसको मिलने चाहिए, बिकॉज एवरी वन इज़ इक्वल ऑन दिस प्लेनेट। सो सीक्रेट सोसाइटी वॉज सेटअप इन द जर्मनी इन फ्रांस, यानी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है। सीक्रेट सोसाइटी वॉज सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। मेटरनिच डिस्क्राइब हिम द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। इन्होंने एज अ खुद को जो है इन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि अपने बारे में ये डिस्क्राइब करते थे कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर, यानी कि सोशल जो भी ऑर्डर्स होते हैं उसके ये बहुत ही डेंजरस एनिमी है उसके। द एम ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, यानी कि जो सीक्रेट सोसाइटी के जिसको कि फॉर्म किया था गैसिपी मेजनी ने, इसके क्या एम थे, व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ दिस सीक्रेट सोसाइटी। सो रिवोल्यूशनरी, यहाँ पे आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड रिवोल्यूशनरीज फॉर्म्ड इन इंटरनली सीक्रेट सोसाइटी हुज एम वाज टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि ये वही लोग थे कि जो नेशनलिज्म के आइडिया को पूरे यूरोप में स्प्रेड करने का काम कर रहे थे। टू अपोज द ट्रिटी ऑफ वियना, यानी वियना में जो मीटिंग हुई थी, जो भी इन्होंने ट्रिटी साइन किया था उसको ये अपोज कर रहे थे। एंड टू फाइट फॉर द फ्रीडम। और स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो ट्रिटी ऑफ वियना में नेपोलियन कोड को जो है प्रिजर्व करने की बात की जा रही थी। सो दे आर अपोज्ड, ओके, वो अपोज कर रहे थे उनकी गैसिपी मोजनी। एंड ही वॉज द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1848। लुई फिलिप्स, लुई 16, लुई के बारे में भी आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। रिटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन फ्रांस, ये आपके लुई फिलिपी हैं। इन फ्रांस इन 1830 अंडर लुई फिलिपी and following the July Revolution, and this was the name, and end of conservatism, conservative dominance and resurgence of the liberal nationalism. And soon following the same revolutionary principles, Belgium fought एंड अगेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द नीदरलैंड। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि फॉलोइंग द सेम रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, यानी कि जो ये लोग फॉलो कर रहे थे जिस प्रिंसिपल्स को रिवोल्यूशन के लिए, बेल्जियम फॉट फॉर द गेंड, यानी बेल्जियम में भी वही सेम कस्टम सेम रूल्स फॉलो किए गए। एंड गेंड इंडिपेंडेंस, उन्होंने, क्योंकि नीदरलैंड जो था वो कैप्चर किया हुआ था बेल्जियम को, तो नीदरलैंड से इनको क्या मिल गया? फ्रीडम मिल गया। An important event was the rise of nationalism in Greece, then a part of Turkish Ottoman Empire, and the Greek Revolution। Ottoman Empire के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने चैप्टर्स में। एंड we will discuss about the Ottoman Empire। ओके, हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसमें आगे अभी आप लोग को डिस्कस किया जाएगा, डिटेल में बताएंगे आप लोग को इसके बारे में। द ग्रीक रिवोल्यूशन बिगन इन 1821 विद द सपोर्ट ऑफ exiles Greek with West Europeans nation and other groups. And in 1832, Greece gained its independence after the signing of Treaty of Constantinople। इसको एक नेम दिया गया था, तो ट्रिटी ऑफ, ये आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि ये ग्रीस ने इंडिपेंडेंस जो है कब कैसे किया था, यानी ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को साइन करके। और ये साइन कब किया गया था? 1832 में। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने होंगे क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रोमांटिक
imagination and national feelings. So students, here given this word as a national feeling, क्योंकि विदाउट नेशनल फीलिंग के हम कभी भी यूनिफाइड होने की बात नहीं कर सकते, ना तो हम यूनिटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आज हम इंडिया में भी अपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स को देख सकते हैं कि हम वी आर लिविंग इन द डाइवर्स कंट्री. इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स, वास्ट डाइवर्स कंट्री, and we have lots of the diverse in our language, our cultures, our festivals, our customs, our living style, everything. But today we are following the one constitution, one nation, one identity, and in preamble also we have started our lines, we are the people of India. यानी कि हम लोग ये बताते ही हैं कि डजेंट मैटर कि हम लोग किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस कल्चर्स को फॉलो करते हैं, किस लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, बट आवर आफ्टर दैट आवर कॉमन आइडेंटिटी इज़ वी आर कॉमन एंड वी हैव वन नेशन एंड वी हैव वन आइडेंटिटी. हमारी जो कॉमन आइडेंटिटी है वो क्या है, वो वन है. एम्फेसिस द रोमांटिक इमेजिनेशन, तो यानी कि सबके अंदर ये फीलिंग्स जो है स्प्रेड किया गया, क्योंकि जब तक लोगों के अंदर फीलिंग्स नहीं आएगी कि वी आर द नेशन एंड वी आर द डिस्टिंक्ट स्टेट्स, तब तक वो जो है इक्वल होने की बात नहीं करेंगे और ना ही हम इस चीज़ को सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं. So emphasis on the common culture, language, collective heritage and emotional appeal, and criticize the importance given to reason and science. Okay, so here you can see the picture also. They have started the, और उस टाइम में स्टूडेंट्स जब ये नेशनलिज्म की फीलिंग्स है यानी रोमांटिक इमेजिनेशन में, आप लोगों ने चैप्टर्स में भी पढ़े होंगे कि फोक डांस के थ्रू, फोक स्टोरीज, फोक डांस, ओके, फोक यस फोक डांस, फोक म्यूज़िक, फोक स्टोरीज के थ्रू जो है लोगों को मोटिवेट किया जाता था, लोगों को इंस्पायर्ड किया जाता था. मेजर मूवमेंट्स इन जर्मनी, जर्मनी के अंदर ऐसे कौन कौन से मेजर मूवमेंट्स हुए इसको हम लोग देखेंगे. सो जॉन गॉटफ्राइड हर्डर गेव द आइडिया ऑफ डैश वॉल्क एंड द वॉल्केगिस्ट. So students, next point is the Grimm brothers, here given a picture also, collected German folk tales. ये जो ग्रिम ब्रदर थे ये जितने भी जर्मन फोक टेल्स थे इसको कलेक्ट करते थे, यानी कि जो किसी भी लोकल लैंग्वेज में जो वहाँ के लोकल यानी रीजनल एरिया की जो फोक स्टोरीज होती हैं, वहाँ की कहानियाँ होती हैं, वहाँ के कुछ गीत संगीत होते हैं, वहाँ के कुछ डांसेस होते हैं जिससे लोग अटैच होते हैं. आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स की इंडिया में ही अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वहाँ के जो भी कल्चरल सॉन्ग होते हैं, अपने अपने अलग फेस्टिवल्स के लिए अलग अलग सॉन्ग को जो है वो अपना गाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं. उनके कल्चर्स अलग अलग होते हैं, उनके डांस अलग अलग होते हैं, उनके त्योहारों को मनाने के अलग अलग तौर तरीके होते हैं. सो दिस इज़ द folk tales and folk dances, and through this they have started the nationalism feeling. Polish movement kept alive Polish nationalistic feelings through ethnic language, music, पोएट्री, यानी कि जो कविताएं लिखी जाती थी वो भी देशभक्ति गाने, देशभक्ति कविताएं. आप आज हम लोग भी बहुत सारे ऐसे हमारे जो इवेंट्स होते हैं, जो ऐसे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, नेशनल डे होते हैं, उसके लिए स्पेशली कुछ सॉन्ग्स होते हैं, पोएम्स होते हैं, स्लोगन होते हैं. तो उसके थ्रू हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती है वो मेनली उसका जो एम होता है वो यही होता है कि उस सॉन्ग के थ्रू, उस वर्ड्स के थ्रू, उस पोइट्री, उस स्टोरी के थ्रू हमें हमारे अंदर जो है नेशनल फीलिंग्स जो है स्प्रेड हो, जिससे हम अपने कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए और अपने जो भी सिटीजन्स हैं उनके लिए जो हम एक फीलिंग्स जो है हम वो बाहर दिखाएं और उसको हम फॉलो करें. सो डांसेस वाइल अंडर रशियन रूल्स. सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्टूडेंट्स. फर्स्ट पिक्चर इज गिवन द ग्रिम ब्रदर्स, इन्होंने फोक टेल्स दिया था, एंड गॉटिफाइड हर्डर्स. नाउ आफ्टर दैट, अब ये सारे फीलिंग्स तो स्प्रेड होने लगी, कैसे इस फीलिंग्स को स्प्रेड किया जाएगा ये तरीका भी इन लोगों ने ढूंढ लिया था. एंड आफ्टर दैट हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवॉल्ट, यानी कि अब जो रिवॉल्ट कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे जो है ये लोग रिवोल्यूशन की तरफ बढ़े,
और नेशनलिज्म की फीलिंग्स को स्प्रेड करने के बाद का क्या सिचुएशन रहा। द रिवॉल्ट इन शलेशिया 1845। क्या था इसमें, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक हार्डशिप, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कब, 1830 में। वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। अर्बन कंजेशन, कॉम्पिटिशन फ्रॉम द मशीन्स मेड्स गुड फ्रॉम द इंग्लैंड। फ्यूडल ड्यूज, रेजिंग फूड प्राइसेस, यानी प्राइसेस, फूड की प्राइसेस बढ़ने लगी। ये फ्रेंच रिवोल्यूशन में भी आप लोगों ने इसको देखा होगा। फेल्ड क्रॉप्स, यानी नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से क्रॉप्स फेल्ड हो गए। सिंपल सी बात है कि अगर क्रॉप्स फेल्ड होंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होंगे तो जो है कॉस्ट बढ़ जाएंगे, प्राइसेस, यानी कि जो भी गुड्स अवेलेबल थे उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगे तो हर कोई जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही जो है वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। पॉपुलर रिवॉल्ट इन फ्रांस, तो इसकी वजह से जो है आज भी आपके कंट्री में जब बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है तो एवरीवन अपोज टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को अपोज लोग करने लगते हैं, उनके खिलाफ जो है लोग आवाज़ उठाने लगते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो है प्राइसेस हाई कर दी हैं, जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा पुअर पर्सन है, पीजेंट हैं, वो सर्वाइव करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। 1848 रिजल्टेड इन द लुई फिलिपी फेलिंग्स। France declared a republic with the voting for all men above 21। स्टूडेंट्स आपको ये पूरा पॉइंट यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि पॉपुलर इस रिवॉल्ट का रिजल्ट क्या हुआ कि फ्रांस इन 1848 रिजल्टेड, लुई फिलिपी ने क्या कर दिया, उसने फ्रांस डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक विद वोटिंग, यानी कि ऑल मेंस। पहले क्या था कि ऑल मेंस को, यानी जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, दोज हु हैव प्रॉपर्टी, दे आर ओनली द एबल टू गिव राइट टू वोट, उनको बस राइट टू वोट मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, जो भी 21 से एबव होते थे उनको राइट टू वोट मिल गया। नेशनल वर्कशॉप फॉर द मोर एम्प्लॉयमेंट, वर्कशॉप किया जाने लगा, यानी कि जिससे आज के डेट में रोज़गार मेला लगाया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, तो ऐसे वर्कशॉप किए जाने लगे। एंड द सिलेशिया इन 1845 वीवर्स लेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर हु वाज चीटिंग देम, यानी कि जो चीट करते थे, किसी तरीके का कोई उनके साथ इलीगल तरीके से अगर वो पेश आते थे तो उनको जो है उनके अगेंस्ट जो है वो अपोज करते थे उनका। दे सराउंडेड हिज हाउस एंड डिमांडेड हायर वेजेस, यानी कि वो हाई सैलरी के डिमांड करने लगे। गेटिंग ओनली थ्रेट फ्रॉम हिम दे अटैक्ड हिज हाउस, डिस्ट्रॉय दिस हिज गुड्स, यानी उनके अगर वो ऐसा करते थे उनके अपोस्ट में तो उनके हाउसेस को अटैक किया जाता था, उनको जो है उनके ऊपर जो है इलीगली अटैक किया जाता था। So after that next point is about William Wilhelm फोर किंग ऑफ द पर्शिया। ये कौन थे, ये पर्शिया के किंग हैं, थे, एंड रिजेक्टेड इट एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। विमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। अब जब विमेन को राइट टू वोट नहीं था तो इन लोगों ने भी डिमांड शुरू कर दी कि नहीं, हमें भी राइट टू वोट मिलना चाहिए, और इन्होंने भी अपने राइट के लिए फाइट स्टार्ट कर दिया। एंड दे हैव स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया। बट एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी, क्योंकि ये सिर्फ क्या थे, ये सिर्फ एक दर्शक का काम करते थे, इनको कोई राइट नहीं मिला हुआ था। लेकिन अब ये आवाज़ उठाना इन लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया था कि नहीं, हमें भी अब राइट टू वोट, हमें भी राइट टू वोट मिलना चाहिए। वी आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, so we have right. So monarchs were beginning to realize that the cycle of the revolution and repression could be ended by the granting concession to the liberal nationalist revolutionaries. Okay, and next this is the unification of Germany, यानी अब जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ ये हम देखेंगे इसमें। इनमें
1848 लिबरल अटेम्प्ट सेटअप द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का नेम है, एंड वॉज सरप्रेस्ड बाय द मोनार्की मिलिट्री एंड जंकर्स। एंड आफ्टर द फेल्योर ऑफ जर्मन नेशनल असेंबली, यानी जर्मन असेंबली जब फेल्ड हो गई, पर्शियन चीफ मिनिस्टर ओटोमन बिस्मार्क, जिस ओटोमन एम्पायर के बारे में हम लोगों ने अभी प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है, सो टेक लीड, यानी कि लीडर का इन्होंने रोल प्ले किया जर्मन यूनिफिकेशन, जर्मन को यूनिफाइड करने के लिए। ये हैं आपके ओटोमन बिस्मार्क जिन्होंने जर्मनी को यूनिफाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड ही प्लान द यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। ही कंडक्टेड 3 वॉर्स, इन्होंने 3 वॉर्स कंडक्ट कराए, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ओवर 7 ईयर्स, एंड इंश्योरिंग जर्मन यूनिफिकेशन, बाद में इन्होंने इंश्योर कर दिया जर्मन यूनिफिकेशन। एंड द प्रोसेस वाज कंप्लीटेड विद द क्राउनिंग ऑफ कैसर विलियम फर्स्ट किंग ऑफ जर्मनी, यानी कि फाइनल जो रिजल्ट क्या हुआ कि कैसर विलियम फर्स्ट जो थे वो जर्मनी के किंग बने, यानी कि इनको किंग जो है डिक्लेयर किया गया। ये हैं आपके कैसर विलियम फर्स्ट, ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ जर्मनी। सो यू कैन सी द मैप ऑल्सो। पर्शियन टेरिटरीज, ये आपके पर्शियन टेरिटरीज में आएंगे, ओके। एंड अदर जर्मन स्टेट्स, आपके ये ब्रेविया, ब्रुट, ये आपके अदर जर्मन स्टेट्स में आएंगे। एंड आफ्टर दैट दिस इज़ द बाउंड्री, जितने भी रेड लाइन वाले आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके सारे क्या हैं, ये आपके बाउंड्री में आ जाएंगे। सो यूनिफाइड जर्मनी इन 1871, आपका जर्मनी जो है वो यूनिफाइड हो गया। सो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जर्मनी कब यूनिफाइड हुआ था, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्निंग पॉइंट था ये 1791 में। सो यू शुड रिमेंबर दिस, 1871 में आपका जर्मनी यूनिफाइड हुआ। एंड हु वाज द फर्स्ट किंग, कैसर विलियम फर्स्ट। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। एंड चलिए कुछ इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। हु वाज द कैसर विलियम फर्स्ट, कौन थे ये? विल्हेम सेकेंड वाज द लास्ट जर्मन एम्परर कैसर, एंड द कैसर किंग एज ए एम्परर बोला जाता था, एंड किंग ऑफ द पर्शिया, रूलिंग द जर्मन एम्पायर एंड द किंगडम ऑफ पर्शिया फ्रॉम 15 जून 1888 टू 9 नवंबर 1918। Okay, and in newly formed Germany, a lot of emphasis was placed on the modernizing the currency and the banking, legal, judicial system. तो ये हो गया आपके कैसर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब देखेंगे जर्मनी का तो हो गया 1871 में यूनिफिकेशन। अब इटली का कैसे यूनिफिकेशन हुआ? लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन। ओके, सो इटालियंस वर scattered over several dynastic states. Here you can see the pictures, what was the situation. So next topic is Italy was divided into 7 states. इटली किस में स्टार्ट हुआ? सो आपके 7 स्टेट्स में ये डिवाइड हुआ। ओनली 1 सार्डिनिया पिडमोंट, ये आपका क्या हुआ, वॉज रूल्ड बाई द इटालियन डायनेस्टी, ये इटालियन डायनेस्टी से जो है रूल्ड किया जाता था। एंड आइडियाज़ ऑफ द इंडियन इटालियन यूनिफिकेशन फर्स्ट गिवन आई गिउसेप्पे मेज़नी। ये पहले ये आइडिया किसने दिया था? गिउसेप्पे मेज़नी ने दिया था। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इटालियन यूनिफिकेशन का जो आइडिया था वो किसने दिया था? तो आपको याद रखना होगा कि ये गिउसेप्पे मेज़नी ने दिया था, एंड थ्रू हिज सेक्रेट सोसाइटी। और जो सेक्रेट सोसाइटी का मेंबर था आपका गिउसेप्पे मेज़नी, इसी को यंग इटली के भी नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आपका जो सीक्रेट सोसाइटी है उसको और किसी दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? सो यू हैव टू गिव आंसर, दिस इज़ नोन एज द यंग इटली। आपको बताना होगा कि ये यंग इटली के नाम से जाना जाता है, जो है आपका सीक्रेट सोसाइटी। और मैं आपको उसका हेड कौन था? वो गिउसेप्पे मेज़नी था।
So Italian language had no acquired one common form and still had many regional and local variations. And after his failed revolution in 1831-1848, the lead was taken by the king of Sardinia, जो कि सार्डिनिया के जो किंग बने वो कौन थे, विक्टर इमैनुअल सेकंड. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस इज द, ये आपके हो गए विक्टर इमैनुअल, यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड. और ये कौन थे, सार्डिनिया के किंग थे. चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया काउंट कैवर. काउंट कैवर स्टूडेंट्स, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द काउंट कैवर. तो आपको बताना होगा कि चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया ये कौन थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया. यूनिफिकेशन प्रोसेस बाय डिप्लोमेटिक अलायंस विद द फ्रांस टू डिफीट ऑस्ट्रिया एंड यूनिफाई इट्स नदर्न टेरिटरीज. So, okay. So next point is about Giuseppe Garibaldi. Garibaldi, he is the very famous person like Giuseppe Mazzini. In southern part, Giuseppe Garibaldi led the movement by involving local peasant support to drive the Spanish rulers. यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर्स में. And thus the process of unification as completed with the crowning of Victor Emmanuel II as a king of Italy 1861. जैसे आपके जर्मनी में कंप्लीट हुआ, वहाँ पे कैसर को जो है फर्स्ट किंग डिक्लेयर किया गया, तो यहाँ पे आपके किसको, विक्टर इमैनुअल सेकंड को जो है एज अ किंग डिक्लेयर किया गया आपके जर्मनी में. ओके, सॉरी इटली में 1861 में. Italy offered them possibility of economic development and political dominance, and Italy was neither a revolutionary nor a democrat. यानी कि इटली अब आपका क्या था, ना तो एक रिवोल्यूशनरी था और ना ही वो एक डेमोक्रेट था. सो इटालियन पॉपुलेशन अमंग द whom rates of illiteracy were high remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology. So role of the थ्री पीपल इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी इटली का जो यूनिफिकेशन किया गया था उसमें इनका, इन थ्री का क्या रोल था. गस्पी मेजनी का क्या रोल था. सो मेजनी वॉज अ हेड ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी. ही वॉज द हेड ऑफ रिपब्लिकन पार्टी नोन एज द prophet of Italian unification and founder of secret society named Young Italy. ये तो आप लोगों ने पढ़ा भी है, तो आप याद रखिएगा कि आपका सीक्रेट सोसाइटी ही यंग इटली के नाम से जाना जाता था और इसके जो फाउंडर थे वो गैस्पी मेजनी जी थे. तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. ही वांटेड यूनिफिकेशन ऑफ इटली थ्रू एजुकेशन. ये एक पहले ऐसे पर्सन थे जो यूनिफिकेशन चाहते थे, लेकिन किस वजह से, किसी रिवोल्यूशन, किसी वॉर, किसी ऐसे वे से नहीं. ही वांटेड यूनिफिकेशन ऑफ इटली थ्रू एजुकेशन एंड ही वाज आल्सो द वेरी एजुकेटेड पर्सन. सो गैस्पी गारिबाल्डी के बारे में देखते हैं. इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इटली के यूनिफिकेशन में. गारिबाल्डी वॉज हीरो ऑफ रेड शर्ट. तो ये भी आपका एक क्वेश्चन में भी बन सकता है कि हु वॉज नोन एज द हीरो ऑफ रेड शर्ट. तो आपको ये पता होना चाहिए कि गैस्पी गारिबाल्डी जो थे वो हीरो ऑफ रेड शर्ट के नाम से भी जाने जाते थे. एंड नोन एज द सॉर्ड ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, एंड ही फर्स्ट इन्वॉर्डेड सिसिली and then urged them to join Piedmont, Sardinia under the leadership of Victor Emmanuel. So, okay, next point is he handed over all conquered land to the Victor Emmanuel and he won the support of Italian peasant. ये किसका सपोर्ट चाहते थे, वो जितना चाहते थे इटालियन पीजेंट्स के सपोर्ट को पाना चाहते थे. नाउ थर्ड इम्पोर्टेंट पर्सन हु इज़ काउंट कैमिलो डी कैवर के. ये आपके चीफ मिनिस्टर थे. इसको हम लोगों ने प्रीवियस पॉइंट स्टेटमेंट में देखा था. द चीफ मिनिस्टर ऑफ पिडमोंट काउंट कैवर हेल्प द king in forming the alliance with the France. They defeated the Austrian force in 1859. He was an Italian statesman and leading figure in the movement toward Italian unification.
तो ये था, इन तीनों का रोल क्या था इसमें, ये इसको हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम ब्रिटेन की यूनिफिकेशन के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स, अभी आपको ये लग रहा होगा कि हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहले ये यूनिफाइड करने का काम कर रहे थे कि पहले एक एक कंट्रीज़ को ये यूनिफाइड किए, देन दे डिक्लेयर एज द नेशन। नेशनलिज्म की फीलिंग्स इन्होंने स्प्रेड किया एक से दूसरे कंट्री के अंदर। तो इसको अब हम देखेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन वॉज नॉट अ नेशन स्टेट प्रायर टू 18th सेंचुरी। इट्स आइडेंटिटी वॉज बेस्ड ऑन द एथनिसिटी लाइक इंग्लिश, स्कॉट, वेल्स, इरिश, यानी कि ये इनकी कैटेगरी ऐसे कैटेगराइज किया गया था इनको। So, growth of the power made the English nation extend its influence over the other nations and islands. And 1688 England established as a nation state, यानी कि nation state कब establish किया, 1688 में। तो ये भी आपको point याद रखना होगा। And English Parliament seized power from monarchy. Okay, and here given some information about British unification. In 1707, the United Kingdom of Great Britain formed with the Act of Union between England and Scotland. So, next point is, England dominated Scotland and Ireland in all spheres, and 1801 through another Act of Union, Ireland too was made a part of the Kingdom of Great Britain, and there was a great effort to impose the symbols of British culture over Scotland and Ireland. And students, यहाँ पे आप मैप भी दे सकते हैं। So this is the England एंड द स्कॉटलैंड यहाँ पे दिया हुआ है। ये ब्लू वाला पार्ट जो अभी स्कॉटलैंड है, एंड येलो वाला पार्ट जो है आपका इंग्लैंड का है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये आपका एज अ कंक्लूज़न भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो भी स्टेटमेंट अभी तक देखा है, हम लोगों ने पढ़ा है और समझा है इसको। विजुलाइजिंग द नेशन, क्योंकि फ्रेडरिक सोरियो ने अपने प्रिंट में, अपने पिक्चर्स में जो विजुलाइज करने की कोशिश की है, जिस प्रिंट को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि वो एक नेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक नेशनलिज्म के फीलिंग्स को, उसके सिंबल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हमारे नेशनलिज्म के फीलिंग्स को जो है शो करती है। सो विजुलाइजिंग द नेशन वाइल इट वॉज enough to represent a ruler through a portrait of a statue. So in other word, they represented a country if it's a were a person. क्योंकि ये इजीली, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर किसी पर्सन के बेसिस पे किसी पर्सन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा सा ये डिबेटिक मैटर हो सकता है। तो ऐसे में ये डिसाइड किया गया कि एक ऐसे पर्सन के उस पे फिगर पे होना चाहिए कि जो है कॉमन हो। सो नेशन वर्धन दे हैव डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि नेशन वर्ड देन पोर्ट्रेज एज अ फीमेल फिगर। गॉड गॉडेस को भी हम लोग वर्शिप करते हैं, तो एज अ फिगर फीमेल फिगर हैं, और उसमें गॉड हैं, गॉडेस हैं। तो ऐसे ही आपके नेशन जो है वो पोर्ट्रेट किया गया एज अ फीमेल फिगर। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये पिक्चर है आपके जर्मनिया की, जो कि एक फीमेल फिगर है और एज अ नेशन रिप्रेजेंट कर रही हैं। और फीमेल फिगर जर्मनिया बिकम एन एलेगरी ऑफ द नेशन, लाइक इन इंडिया भारत माता। भारत माता को भी एज अ हम फीमेल फिगर रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया में, एंड एवरी वन रिस्पेक्ट। So this is the female figure Germania become allegory of the nation, and Christian Maroni, a popular Christian name. This is the Christian name which underline the idea of people nation. So this is the nationalism and imperialism. What is this? Imperialism means, imperialism का मतलब क्या होता है? मीन्स अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्री पावर, यानी कि किसी कंट्री के पावर को एक्सटेंड करना। एंड इन्फ्लुएंस थ्रू कोलोनाइजेशन, यूज़ ऑफ मिलिट्री फोर्स, यानी कि मिलिट्री फोर्स को यूज़ करके किसी कंट्री के पावर को एक्सटेंड करना इंपीरियलिज्म होता है। एंड थ्रू 18th सेंचुरी, here we can see through the 18th and 19th century Europe was marked by a lot of chaos and turmoil, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल, यानी कि
बहुत डिस्टर्बेंस था वहाँ पे। एंड आफ्टर 1871 देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि 1871 के बाद देखा गया कि एक चेंज आया किसके कॉन्सेप्ट में, नेशनलिज्म इन यूरोप। सो यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। Nationalism groups in Europe had become increasingly incompatible with each other and constantly in conflict. Okay, and the major European powers, namely Russia, जर्मनी, इंग्लैंड, क्योंकि ये इस टाइम के जो है बहुत ही स्ट्रांग और यूरोपियन पावर्स थे, पावरफुल पावर्स थे। ऑस्ट्रो हंगरी began talking advantages of nationalism in Europe to materialize this aims for imperialism यानी कि आर्मी के थ्रू ये पावर को एक्सटेंड करना चाहते थे। सो नेशनलिज्म इन बाल्कन रीजन की अगर बात करें, द बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग द मॉडर्न डे रोमानिया, यानी बाल्कन्स जो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोटारिया एंड स्लोवेनिया, सर्बिया की अगर बात करें तो ये आपके बाल्कन्स के रीजन में आते हैं। So a large part of Balkans was under the control of Ottoman Empire, while some other part were under the control of Russia and Austria. So students यहाँ पे मैप भी आप देख सकते हैं कि सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, Turkey. So this is the large part of the Balkan was controlled Ottoman Empire, उस टाइम Ottoman Empire के अंडर में था ये। So Ottoman Empire was a dominant Muslim regime rulers, so okay, ruling over predominantly Christian people. The Ottoman Empire dominant Muslim regime ruling over predominantly Christian people. So this spread of idea of the romantic nationalism in Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made the region very explosive. Okay, and the Balkans people based their claim for independence and political rights. Balkan also became the scene of big power rivalry over the trade and कॉलोनीज, यानी कि इनके साथ अब कॉलोनी यानी बनाने के लिए वो स्टार्ट कर गया और ट्रेड स्टार्ट कर दिए। सो ईच पावर यानी कि जितने भी उस टाइम के यूरोप के अंदर पावर थे, जो मेन पावर थे लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया हंगरी was keen on the countering the hold of other power over the Balkans and extending its own control over the area, which culminated in the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि 1914 टू 1918 चला था आपका, तो ये एक बड़ा रीज़न बना आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। सो दिस वाज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस चैप्टर। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोगों ने इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा। सो स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और इससे क्योंकि ये आपके टर्म वन के सिलेबस में है तो ये इससे आपके क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एग्ज़ाम में, जो कि आपके MCQs, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस एंड द रीज़न एसर्शन। तो जिसके लिए आपको कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन को सिर्फ आप MCQs क्वेश्चंस अगर लर्न करके जाते हैं तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि क्वेश्चंस किस टॉपिक से कहाँ और कैसे बन सकता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप क्वेश्चन को लर्न करने से अच्छा है कि आप अपने नोट्स को रिवाइज़ करिए, आप अपने टॉपिक को रिवाइज़ करिए। तो अगर क्योंकि किसी भी आप सब्जेक्ट की बात करें, ना कि सिर्फ हिस्ट्री और सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ते हैं उसमें कॉन्सेप्ट आपको पता है, वो क्लियर है आपका, सो देन यू कैन डू definitely better in your examination. So you should try to focus on your concept and you have to revise your chapter. Okay, आपको अपना चैप्टर रिवाइज करना चाहिए। और स्टूडेंट्स आपको ये बताना चाहेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर होगा जो कि टर्म वन के सिलेबस में आएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में होगा, तो उसको हम लोग ऐसे ही टॉपिक वाइज कवर करेंगे। और
एक साथ जो आपके कंप्लीट पेपर हैं, यानी कि जो आपका सोशल साइंस का कंप्लीट पेपर है, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच वन चैप्टर, यानी कि जैसे हिस्ट्री है आपका, तो हिस्ट्री से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, कि जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपको ये आपके लिए यूज़फुल होगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और आपके कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।